हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डायमेंशन चैप्टर लेकर आया हूँ। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं आपको वन बाय वन कैसे फॉर्मूले की मदद से डायमेंशन निकाले जाते हैं उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा और हर टर्म के बारे में भी थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो चाहे प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण, यानी जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर गति कर रही होती है तो उस समय जो एक्सीलरेशन वर्क कर रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और इसका फॉर्मूला वही होता है जो एक नॉर्मल एक्सीलरेशन का होता है। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी डेल्टा वी अपॉन टी। तो इस वजह से इसकी डायमेंशन भी वही होती है जो एक त्वरण की होती है, यानी एक्सीलरेशन की होती है, यानी LT-2। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स के बारे में फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2। ठीक है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, MLT-2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या है, इम्पल्स यानी आवेग, और आवेग बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है बल गुणे समय, यानी इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, यानी जब कोई फोर्स हमारे ऊपर बहुत ही सडन टाइम इंटरवल, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है, तो उस टाइम इम्पल्स वर्क करता है, यानी आवेग कार्य करता है। जैसे कि जब हम क्रिकेट की बॉल को कैच करते हैं तो उस टाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हमारे पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस फोर्स और शॉर्ट टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को ही हम इम्पल्स कहते हैं। और इसकी डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और टाइम की डायमेंशन t, तो मिलकर क्या हो जाएगा MLT-1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रेशर यानी दाब, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब दाब क्या होता है, यानी जब हम कहें कि किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2 और एरिया की डायमेंशन क्या हो जाती है अपॉन में L²। तो जब L ऊपर जाएगा तो ये L1-2 यानी L⁻⁻1 आ जाएगा, यानी ML-1T-2 आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का सावधिक नियतांक, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तब आता है जैसे हमने कहा इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच सभी जो है उनके बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण बल, या हमेशा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, यानी आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के, यानी द्रव्यमान के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जिसको हम कहते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, यानी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी एक दूसरे से कुछ फोर्स महसूस करते हैं। ठीक है, जो कि दोनों के बीच के दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कंबाइन करने के बाद ही हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं F = G(m1m2)/r²। ठीक है, यहाँ पे G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, F फोर्स बल, M1 और M2 मास, और R क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो उसी से हमने यहाँ पे डायमेंशन निकाली है। तो F की डायमेंशन MLT-2, R की डायमेंशन L यानी L², और अपॉन में M1 और M2 दोनों मास है तो अपॉन में M²। तो उससे सॉल्व करने के बाद ही हमें वैल्यू मिली M-1 L³ और T-2। नेक्स्ट टर्म की बात करें कार्य या ऊर्जा। ठीक है, तो कार्य, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से यानी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कुछ विस्थापित हो जाता है। तो फोर्स और विस्थापन के गुणनफल को ही यानी
बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही हम वर्क कहते हैं। ठीक है, और फोर्स की डायमेंशन mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L, तो मिलकर के आ जाएगा ml²t-2। नेक्स्ट टर्म इज शक्ति यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर क्या होती है, जैसे अगर हम कहें कि कितने यानी यूनिट टाइम इंटरवल में वर्क डन, यानी द वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। अब कार्य का फॉर्मूला, कार्य की डायमेंशन क्या होती है, ml²t-2 और टाइम की t। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास ml²t-2। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि वर्क या एनर्जी जो मैंने आपको टर्म बताया, इसकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, ml²t-2। तो अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जितने भी टाइप की एनर्जी होती है, एनर्जी, उन सब की डायमेंशन हमें पास क्या होती है, ml²t-2। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एनर्जी की डायमेंशन है वो क्या होगी, ml²t-2। जैसे हम चेक भी कर लेते हैं, जैसे हमारे पास 18 नंबर है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग, ठीक है, देन इट हैज़ सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, तो उसके पास जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ यानी किसी भी नंबर की हमें यहाँ पे डायमेंशन में ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को हमें डायमेंशन में काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो नंबर्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या टर्म हमारे पास, केवल mv²। तो m की डायमेंशन कैपिटल M और v यानी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन lt-2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा l²t-2। तो ये बन जाएगा हमारे पास ml²t-2, जो कि एनर्जी की भी सेम है। ठीक है, सेम ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, mgh, m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, और h हाइट। नेक्स्ट बात करें पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कहाँ पे वर्क करता है, तो ये लिक्विड में वर्क करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के भीतर या कोई भी दो सरफेसेस के बीच में वर्क कर रहा होता है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, द फोर्स वर्किंग ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी किसी भी एकांक द्रव के भीतर किसी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, और लेंथ की डायमेंशन L। ऊपर सॉल्व करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, mt-2। नेक्स्ट आता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कहाँ पे आता है, तो ये आता है किसी स्प्रिंग में। ठीक है, यानी जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और वहीं से फॉर्मूला आता है हमारे पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं k, और इसे ही हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट यानी बल नियतांक। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाती है, F/x। अब F क्या है इसमें, फोर्स यानी फोर्स की डायमेंशन mlt-2, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायमेंशन L। इसको सॉल्व करने पे वापस हमें वही वैल्यू मिल रही है mt-2 जो हमें सरफेस टेंशन की मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम है हमारे पास प्रतिबल, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, और एरिया की डायमेंशन क्या होती है, L²। सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, ml-1t-2। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए हैं, और इन सारे फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है, और प्रूव करके चेक करना है कि ये फॉर्मूले किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पेज आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस के यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो डायमेंशन का जो फर्स्ट यूज़ है, किसी भी
इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन की ट्रुथनेस यानी एक तरह से उसके बारे में जांचना कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी इक्वेशन की वैल्यू को हमें जांचना होता है। लेकिन हमें इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि इक्वेशन अगर एक सिंगल टर्म में होगा, ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ एक फर्स्ट इक्वेशन लिखी v इज़ इक्वल टू 80, तब तो हम इसके बारे में जांच पाएंगे। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हो v इज़ इक्वल टू u प्लस 80, मतलब इक्वल की दूसरी साइड एक टर्म ना हो के दो टर्म हो जाए, तो वहाँ पे इसको जांचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। यानी अगर सिंगल टर्म होंगे दोनों साइड तो फिर हम उसको आसानी से जांच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ हमारे पास इसके फ़ायदे भी हैं। तो जो फ़ायदे हैं पहले हम उसको देखते हैं, बाद में लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास v इज़ इक्वल टू 80। तो इसकी बात करें तो v इसमें क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी। अब कभी भी हमें फॉर्मूले को जांचना होगा तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। और अगर दोनों सेम होंगे तो हम जांच लेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, सही है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन यानी v वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1। राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू टी। a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और t क्या है, टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt माइनस 1 यानी a इंटू टी, ठीक है। a की डायमेंशन की बात करें तो lt माइनस 2 होती है, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन की बात करें तो t की पावर 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, lt माइनस 1। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों की डायमेंशन को हम देखें तो lt माइनस 1 यहाँ भी है और lt माइनस 1 यहाँ भी है। तो इन दोनों फॉर्मूले को देखने से हमें पता चल गया कि दोनों लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास सही है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास f इज़ इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यानी इसमें भी हमें सूत्र की सत्यता की जांच करनी है, यानी इसकी करेक्ट वैल्यू यानी चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें भी वही चीज़ हम करेंगे कि LHS की डायमेंशन निकालेंगे और RHS की डायमेंशन निकालेंगे। तो LHS की डायमेंशन की बात करें तो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml माइनस 2। RHS की डायमेंशन की बात करें तो RHS क्या है टर्म हमारे पास, mv स्क्वायर अपॉन r। अब m यहाँ पे क्या है, मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा m। v क्या है, वेलोसिटी, और उसका जब हम उसकी डायमेंशन lt माइनस 1, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन में रेडियस r, और r भी क्या है, एक तरह से डिस्टेंस, तो अपॉन में आ जाएगा l, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक l जो है ये ऊपर वाले एक टर्म l से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा ml t माइनस 2, ठीक है। तो दोनों को देखें तो दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, ml t माइनस 2 और इधर भी ml t माइनस 2। तो ये हमारी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनको आपको चेक करना है और बताना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है S इज़ इक्वल टू हाफ 80, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज P इज़ इक्वल टू F अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला इज K इज़ इक्वल टू हाफ mv, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं और ये तीनों फॉर्मूले आपको करके बताने हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। इसको बाकायदा डायमेंशन से हमें चेक करके बताना है। अगर आपको पता भी है कि ये फॉर्मूला गलत है तो कैसे गलत है इसको डायमेंशन से आपको चेक करके बताना है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। आगे आपकी बाकी चीज़ें मैं आपको बाकी टर्म्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।